सेक्शन ए के हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग चैनल पर जाकर के वीडियोस देख लेना। सारे एमसीक्यूज असर्शन रीज़न कर लिए हैं, उनको आप लोग कर लेना। और अब करेंगे हम लोग सेक्शन बी। हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अपना ख्याल रखना और करते हैं हम वीडियो शुरू। क्वेश्चन नंबर 21 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस स्टेटिंग द रीज़न फॉर योर आंसर। यहाँ पर क्या है कि आपको टाइप बतानी है रिएक्शन की। ठीक है, जो रिएक्शंस हैं उनकी टाइप बतानी है। साथ में ये भी बताना है कि आपने इसी टाइप को क्यों बताया। मतलब आपने यदि कोई एक रिएक्शन का बताया कि ये मान लो कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, तो वो क्यों है ये भी आपको बताना है। पहली रिएक्शन है आपकी Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe प्लस हीट। तो ये रिएक्शन कमेंट बॉक्स में करके बताओ कौन सी रिएक्शन है। तब तक मैं यहाँ पर आंसर बताती हूँ आपको। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो इसका। देखो यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम जो है ना वो मोर रिएक्टिव है देन Fe, और एल्यूमिनियम ने यहाँ पर डिस्प्लेस किया है Fe को और बना लिया है Al2O3। यहाँ पर Fe की जगह लेकर के क्या बना लिया, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन जो है वो सेपरेट हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ये हम इसको एक तो रिएक्शन का नाम दे सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक ही रिएक्शन कौन सी हो सकती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड, यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, और ये तुम्हें याद होगा थर्मिक रिएक्शन भी है आपकी। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दूसरा हम इसको ऑप्शन दे सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर यदि तुम ध्यान दो तो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एल्यूमिनियम ने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया है, ऑक्सीजन हटा दिया इसमें से, रिड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है, यानी यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुआ है, और जो आयरन ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, वो आयरन में रिड्यूस हुआ है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही हैं। तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी एक रिएक्शन भी लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक या रिडॉक्स, आपको यहाँ पर 0.5 मार्क्स इसका मिल जाता है। क्लियर। बी ऑप्शन करते हैं इसका, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस है प्लस 2Ki, जो कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन कर रहा है, लेड आयोडाइड PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बन रहा है। अब यहाँ पर देखो आयन का एक्सचेंज हो रहा है। लेड नाइट्रेट, लेड में क्या है, ये पॉजिटिव आयन्स है 2+, नाइट्रेट 1 नेगेटिव, पोटेशियम 1 पॉजिटिव और आयोडीन 1 नेगेटिव इसका चार्ज है, और ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। और जब ये आयनिक कंपाउंड रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है। जो Pb पॉजिटिव चार्ज आयन है वो रिएक्शन कर ले रहा है आयोडीन से, बना ले रहा है PbI2, राइट। और जो पोटेशियम है पॉजिटिव चार्ज आयन, वो नाइट्रेट से रिएक्शन करके पोटेशियम नाइट्रेट बना ले रहा है, राइट। अब ये पोटेशियम नाइट्रेट में ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा आयन, और जो नेगेटिव आयन होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड रहेगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल्स हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड रहेंगे। तो ये एक तो हो गई आयनिक एक्सचेंज के कारण आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक तो इसको आप लिख लोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। और सेकंड, यहाँ पर ये डाउनवर्ड एरो क्या शो करता है आपका, प्रेसिपिटेट। और वैसे भी आपको पता है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, लेड आयोडाइड जो कि प्रेसिपिटेट है, फॉर्म हो रहा है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। तो हम ये दोनों में से आप लिख दोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है, मार्क आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0.5 मार्क इसका मिलेगा, 0.5 आपको रीजन का मिलेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपने बता दिया आयनिक एक्सचेंज के कारण होता है, और प्रेसिपिटेशन क्योंकि इस रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्वेलाई एंड नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए हैं, किन पॉइंट्स में आपको इनको डिफरेंशिएट करना है, एल्वेलाई को और नेफ्रॉन को। देखो यदि हम लोकेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सा है। एल्वेलाई कहाँ पर होते हैं, आपके लंग्स में होते हैं। नेफ्रॉन कहाँ पर होते हैं, आप किडनीज में होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर यदि हम देखेंगे एल्वेलाई का तो क्या होता है, ये आपका जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं लंग्स के अंदर,
राइट। ये तो ट्रैकिया ओपन हो रहा है थ्रू द ब्रोंकाई, किसमें, लंग्स में, आपका ये लंग्स हो गया सपोज, राइट। तो मैं बहुत क्लियर नहीं बना रही हूँ इसको डायग्राम को, सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। तो ये इस तरह से करके जो यहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, राइट। सपोज ये आपके ब्रोंक्यूल्स खुल रहे हैं यहाँ पर, और ब्रोंक्यूल्स के जो टर्मिनल एंड है वहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एल्वेओलाई, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रोंक्यूल के टर्मिनल एंड पर पाए जाते हैं। तो जो एल्वेओलाई है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहाँ होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। और लंग्स में कहाँ पर होते हैं, एट द टर्मिनल एंड, एट द टर्मिनल एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स ये प्रेजेंट होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। और जो नेफ्रॉन है वो किडनीज में होते हैं, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। और फाउंड कहाँ होते हैं, ये किडनीज के अंदर। फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका फंक्शन होता है आपका एल्वेओलाई का, वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, तो यहाँ से जो एल्वेओलाई है वहाँ पर रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को, और सारे टिश्यूज़ तक पहुँचाता है। फिर सारी टिश्यूज, सारी सेल से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके हमें फिर यहाँ पर एल्वेओलाई के थ्रू वो लंग्स में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह से ये ब्रोंकाई से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से एल्वेओलाई का काम हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करता है बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ब्लड को फिल्टर करके जो भी यूरिया होता है उसको निकाल के बाहर करते हैं, और उसमें किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर और लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पे एल्वेओलाई और नेफ्रॉन का डिफरेंसेस हो जाते हैं। 23 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी, ये आपका इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन हो गया। तो आपको एक करना है इसमें से, या तो ए करना है या तो बी करना है, ठीक है। लिस्ट द स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट्स, यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस के आपके स्टेप्स हैं वो आपको लिखने हैं कि जब ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन डेजर्ट प्लांट रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। और जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें ऐसा कौन सा फीचर होता है इस प्रोसेस से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर लिखना है। हमेशा बच्चों से कहती हूँ जो फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप दिए इनको रट लेना है, ये पूछे जाते हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उन्हें याद भी आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको वही स्टेप लिखने हैं। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, तो पता है लीव्स में ये होता है, और ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड है ये लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी ऑब्जर्व की है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आपकी केमिकल एनर्जी में, और H2O स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पर वाटर में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। वाटर किस में स्प्लिट होगा आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपसे एक चीज़ और यहाँ पर मुझे बतानी है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि फ्रॉम वेयर वी गेट ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। कई बार बच्चे जो हैं इसमें गलत आंसर दे देते हैं, बाय द कार्बन डाइऑक्साइड कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो कि प्लांट लेते कार्बन डाइऑक्साइड जरूर है, लेकिन जो ऑक्सीजन यहाँ पर हमें मिलती है वो हमें मिलती है वाटर के जो मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये ऑक्सीजन हमको मिलती है यहाँ पर। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो रिडक्शन हो जाता है उसका कार्बोहाइड्रेट में, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये इसका 3rd पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट आपको ज़रूर से लर्न कर लेने हैं, छोड़ना नहीं है, रट लेना है एज इट इज़, ठीक है। फिर यहाँ पूछा था आपसे क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं, और तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात को ही लेते हैं, यानी रात को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरमीडिएट। फिर उसको डे टाइम में यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो स्पेशलिटी क्या है यहाँ पर कि जो क्लोरोफिल है वो इनके स्टेम में भी प्रेजेंट होता है। साथ ही जो स्टोमेटा होते हैं वो रात में ओपन होते हैं और इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को रात को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो इस तरह से आपको इन चारों पॉइंट्स के 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे। बी पार्ट में पूछे आपसे एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। यहाँ पर आपसे रोल पूछा है एंजाइम्स का डाइजेशन की प्रोसेस में फूड के। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, दोनों आसान थे। ए पार्ट भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, आप कोई भी चॉइस कर सकते हो। सलाइवरी अमाइलेज का आप रोल देखोगे तो क्या है, ये कन्वर्ट करता है आपका, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारे माउथ से ही थोड़ा सा डाइजेशन शुरू हो जाता है, और यहाँ पर जो कन्वर्जन होता है ये कन्वर्ट करता है आपका स्टार्च को किस में, शुगर में, सिंपल शुगर में कह सकते हो या फिर मॉल्टोज शुगर में। ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट करता है। राइट, मैंने केवल शुगर इसलिए रखा है क्योंकि जो आपकी बुक में है मैं ज़्यादा उसी को यहाँ पर फोकस कर रही हूँ। सेकंड, पेप्सिन। पेप्सिन तुम्हें पता है कि पेप्सिन क्या करता है, कहाँ पर होता है, आपके स्टमक में होता है। ये एक एंजाइम है जो कि हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो ये बेसिकली कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को टू पेप्टोन्स, मतलब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है प्रोटीन, उसको थोड़ा सिंपल बना देते हैं यहाँ पर, और ये पेप्टोन्स बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हो कि इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरा ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के लिए एंजाइम है, लेकिन ये कहाँ से रिलीज होता है, आपका पैंक्रियाज से, और कहाँ पर एक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट होता है वहाँ पर। तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है आपका जो पेप्टोन्स बन गए थे यहाँ पर स्टमक में, तो इन पेप्टोन्स को ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स टू पेप्टाइड्स। ठीक है, यानी और सिंपल बना दिया इसने। लास्ट में तुम्हें पता है कि जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब इसमें इंटेस्टाइनल जूस का रिएक्शन होता है एट लास्ट। लाइपेज जो है, लाइपेज जहाँ पर भी आप पढ़ोगे तो लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है। तो इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और लास्ट में क्या होता है, जो आपका इंटेस्टाइनल जूस होता है वो फैट को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड्स में प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है, और शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका आंसर आ गया। वैसे यदि आप मार्किंग स्कीम की बात करते हो तो मार्किंग स्कीम में लाइपेज के में ही लिखा हुआ है कि इट ब्रेक्स डाउन फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। राइट, तो ये जो आंसर है आपका कि ब्रेक्स डाउन फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये आपका मार्किंग स्कीम में दिया है लाइपेज के लिए। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी बुक से देखते हो तो वहाँ पर लाइपेज जहाँ से भी रिलीज़ हो रहा है वहाँ पर, चाहे वह स्टमक में जो गैस्ट्रिक लाइपेज है और जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है, वो फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, और लास्ट में जो जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, वो कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पर आपके ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। अब हम करेंगे 24th क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन 24 है। यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि एक ये फिगर बनी हुई है, रे डायग्राम है। अब ये रे डायग्राम साफ साफ समझ में आ रहा है कौन सा है। ये डायग्राम है आपका, यदि मैं यहाँ पर लेंस बना देती हूँ तो ये डायग्राम हो जाता है आपका कॉन्वेक्स लेंस का। और ये पोजीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। राइट, तो ये आपका ये वाला डायग्राम है, ये F1 है और ये 2F1 हो गया यहाँ पर। द एवर फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ लेंस शोन बाय अ थिक लाइन। ये थिक लाइन एक लेंस है, तो कौन सा लेंस है यहाँ पर हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, एनालाइज द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला हमने क्या देखा, कॉन्वेक्स लेंस। विच टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड, कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। देखो यहाँ पर क्या है, नेचर इमेज की क्या है, डॉटेड लाइन से दिख रहा है ना आपको, वैसे भी पता भी है आपको
कि जब भी ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस और ऑप्टिकल सेंटर होता है तो हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, आपको पता भी है, राइट। तो ये दिख भी रहा है आपको कि यहाँ पर जो वर्चुअल इमेज बनी है, क्योंकि डॉटेड लाइन से वर्चुअल इमेज ही दिखाई जाती है, राइट। तो यहाँ पर सेकंड आंसर हो गया नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। इफ द इमेज इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर दिया है इमेज की डिस्टेंस, यानी कि आपको v दिया है 30 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड इमेज बन रही है, यानी कि -30 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे फ्रॉम द लेंस, एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज, और मैग्निफिकेशन दिया है आपको ट्वाइस है ऑफ द साइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 हो गया मैग्निफिकेशन। देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो बहुत आसान है, यहाँ पर m = लिख लो v/u, v दिया है आपको -30, और बल्कि मैं पहले यहाँ पर प्रॉपर करूँगी आपको जिससे समझ में आ जाए। तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, m की वैल्यू लिख लोगे, 2 है m की वैल्यू, m = 2 दिया है, तो 2 = क्या हो गया आपका -30/u। तो u क्या हो जाएगा यहाँ पर, u हो गया आपका -30/2, 215 सा, तो u कितना आ गया आपका, u = -15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया थर्ड वाले का, ठीक है। तो तीसरा आंसर हमारा ये इसका आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी दे रखा है क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हमें पता है ये कॉनकेव लेंस होता है। लिस्ट 2 यूजेस ऑफ सच अ लेंस, तो देखो एक तो यूज़ होता है इसका जो स्पेक्टिकल्स बनते हैं आपके, ठीक है, मायोपिक आई के लिए, राइट। सेकेंड यूज़ होता है इसका पी होल्स इन डोर्स, जो पी होल्स बनते हैं यदि तुमने देखा होगा तो जो मेन डोर्स होते हैं उनके पी होल्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि बाहर दरवाजे पर कौन आया है, उसमें भी कॉनकेव लेंस का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, तो आप इजीली उसमें देख सकते हो कि सामने आपके कौन है दरवाजे के बाहर, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 करते हैं। अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी, या तो ऑप्शन ए करेंगे आप, ये बी करेंगे, इंटरनल चॉइस है, मैं दोनों सॉल्व करके आपको दिखाने वाली हूँ। ए ऑप्शन है आपका, ये आपको एक सर्किट दिया है जिसमें ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और ये दो आपको रेजिस्टेंस दिए हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, दो अप्लायंसेज हैं। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक सर्किट एव फिगर इन अ क्लोथ्स ड्रायर कंटेन्स 2 हीटर्स एक्स एंड वाई इन पैरेलल, ये आपको दिख रहा है पैरेलल कनेक्शन है, एक्स वाई 2 हीटर्स हैं। द एव फिगर शोज द सर्किट कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट पावर सप्लाई व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज, यदि दोनों स्विच यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं। द करंट इन एक्स इज 3.8, तो यहाँ पर जो करंट है एक्स में वो कितनी है आपकी 3.5 एम्पियर, राइट। एनालाइज द सर्किट गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने यहाँ पर। कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन हीटर एक्स, तो देखो यहाँ पर तुम्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो खास बात होती है वो क्या होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V जो होता है वो सेम रहता है, I जो है वो डिफरेंट होता है, किसमें, जो डिफरेंट आपके अप्लायंस होते हैं, तो V सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्किट, थ्रू आउट द सर्किट, चाहे जो भी आपके अप्लायंस हैं सब में V सेम आएगा, लेकिन I डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस, राइट। ये आपका जो पावर पैरेलल सर्किट होता है उसकी खासियत होती है, इसीलिए हमारे डोमेस्टिक सर्किट पैरेलल में होते हैं, क्योंकि जो हमारे अप्लायंसेस हैं उनको करंट डिफरेंट चाहिए होती है। किसी में आपके जैसे लाइट बल्ब वगैरह हैं, फैन है, इनमें 5 एम्पियर भी चलता है, लेकिन जो आपके हैवी अप्लायंसेस होते हैं उनमें 15 एम्पियर चलता है, राइट। लेकिन V सब में आपका वही 220-230 वोल्ट रहता है। 220 ज़्यादा ऑप्शनल ऑथेंटिक माना जाता है, आप कह सकते हो ज़्यादा सही माना जाता है। अब क्या है यहाँ पर पावर पूछा आपसे, पावर का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, तो यहाँ पर तुम्हें समझ में आ गया I डिफरेंट होगा और वोल्टेज सब जगह सेम है, तो यानी हम x का यदि निकाल रहे हैं, पावर इन x निकाल रहे हैं, तो V तो सेम होगा और I x का ले लेंगे हम यहाँ पर, तो V हमारा 230 है मल्टीप्लाई 3.5 है, तो 230 से यहाँ पर आप 35 को मल्टीप्लाई करोगे और एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना आंसर में, 5 zeros आ गया, 5 3 15, 5 2 10 और 1 11 30,
3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो ये आपका आ जाता है 6718। यहाँ पर डेसिमल आ गया, यानी कि P जो X में है वो कितना है आपका 805 वॉट है। ये आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है। सेकेंड पूछा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ X इज डबल दैट ऑफ Y। यदि X में रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी यहाँ पर भी R है मान लो रेजिस्टेंस, ये RY मान लो और ये RX है, तो X में Y का डबल यानी कि 2RY रेजिस्टेंस कर दिया, तो कैलकुलेट द करंट इन हीटर Y। तब यहाँ पर हीटर Y में आपको करंट बतानी है। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ ये आपको, रादर देन आप फार्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालो, बेटर है आप सिंपल निकाल लो कि जो I होता है हमारा, पहले मैं यहाँ क्लीन कर लेती हूँ, I जो है वो रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, I क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R से। तो यदि R को यहाँ पर डबल कर देंगे ना, यानी यहाँ पर R आधा हो जाएगा, Y में R क्या हो गया, हाफ हो गया। भाई X में R इज डबल्ड इन X देन Y। ठीक है, तो जब R कम होगा तो I बढ़ जाता है, R कम है I बढ़ेगा, R बढ़ेगा I घटेगा। तो यानी क्या होगा, R को डबल किया X में और Y में क्या हुआ, कम हो गया आपका R, रेजिस्टेंस कम हो गया यहाँ पर, देन कंपैरिजन टू X। तो यहाँ पर करंट क्या होगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, I हो जाएगी 3.5 से को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ गया आपका 7 एम्पियर। तो ये I हो जाएगा करंट इन Y। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ गया ये। जब यहाँ पर रेजिस्टेंस को आधा कर दिया गया इन कंपैरिजन टू X, तो करंट यहाँ पर डबल हो जाएगी। राइट, अब इसका हम बी ऑप्शन करते हैं। इन बी ऑप्शन तुम देख रहे हो कि यहाँ पर दो जो रेजिस्टेंसेज हैं, दो अप्लायंसेज हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड है। एक का रेजिस्टेंस R है, एक का रेजिस्टेंस 2R है, और ये आपकी बैटरी हो गई, करंट I फ्लो कर रही है। ठीक है, द above figure shows two resistors X and Y again connected in series to a battery. The power dissipated for this connection is P1. अब यहाँ पर जब सीरीज में कनेक्शन है तो जो पावर है यहाँ पर P1 है, राइट। When these resistors are connected in parallel to the same battery, then the power dissipated in the circuit is P2. Find out the ratio of P1 by P2. और जब हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये P1 है इन सीरीज कनेक्शन और P2 है जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट P1 बाय P2, ये आपको निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो हमें P का फार्मूला पता है। P का फार्मूला क्या होता है आपका, P इज इक्वल टू, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, I दे रखा है I और V। अब देखो I तो यहाँ पर क्या सीरीज में कॉमन होगा, लेकिन पैरेलल में डिफरेंट होगा, तो हम I नहीं लेंगे, V जो है सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमें पावर का फार्मूला देखना है, कौन सा यूज़ करना है। हम फार्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू V² बाय R। इसके लिए हमें पहले R निकालना होगा, तो R इन सीरीज हम निकाल लेते हैं। R प्लस 2R हो जाएगा, यानी RS आ जाएगा हमारा 3R जब सीरीज में है, और पैरेलल में निकाल लेंगे हम। ठीक है, पैरेलल के लिए हमने क्या किया, 1/RP हो जाएगा इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 है 1/R प्लस 1/R2 है 2R। 2R मैंने यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। तो 1/RP की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1/RP हो गया 3/2R, और RP हो जाएगा 2R/3। ये हमारे RS और RP सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आ गई। अब हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे P1 की वैल्यू, P1 इज इक्वल टू हो जाएगा V² बाय R, और P2 हो जाएगा V² बाय R। तो P1 हो जाएगा हमारा V² अपॉन, अब RS यहाँ पर सीरीज वाला था तो यहाँ पर 3R है, और P2 हो जाएगा हमारा पैरेलल वाला V² अपॉन 2R/3, 2R/3 है, तो ये हो जाएगा आपका V² इंटू 3/2R। राइट, तो हम फिर से यहाँ पर पेन चेंज करके जिससे क्लियर हो जाए आपको,
P1 बाई P2 ले लिया हमने, ये हो गया आपका वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन 3r, ये हमारा P1 की वैल्यू हो गई। और मल्टीप्लाई, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे P2 का, 2r ऊपर आ जाएगा और 3v स्क्वायर नीचे आ जाएगा। r से r कैंसिल हो गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो P1 रेशो P2 होगा आपका 2:9। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर आ जाता है 2/9। तो इस तरह से आप आंसर करोगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये, आपके 2 मार्क्स कंप्लीट है, वेदर यू आर डूइंग द ए ऑप्शन और द बी। इफ़ यू विल डू इन द सेम वे एज आई हैव डन, आपको पूरे मार्क्स मिलने। क्लियर? क्वेश्चन 26 है, द कार्टून बिलो एड्रेसेस अ ग्रोइंग कंसर्न। यहाँ पर एक कार्टून दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है, आप देखोगे ये आपका पेस्टिसाइड लेकर के ये जो है वो पर्सन फील्ड में स्प्रे कर रहा है, क्रॉप फील्ड है, राइट। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये क्रॉप्स में तो जाएगा ही जाएगा, साथ में सॉइल में भी जाएगा। सॉइल से ये पानी ड्रेन्स होगा तो ये आप कह सकते हैं, जब भी यहाँ फील्ड से पानी ड्रेन होगा, कहीं ना कहीं जा करके एक्वेटिक लाइफ्स को भी इम्पैक्ट कर डालेगा, क्योंकि ये नदी में जाएगा पानी। ठीक है, तो अब होता क्या है, तुम्हें फूड चेन का मालूम है कि सबसे पहले फूड चेन में होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, फिर होते हैं आपके हर्बीवोर्स, सेकंड लेवल पर होते हैं हर्बीवोर्स, थर्ड पर होते हैं आपके कार्निवोर्स, एंड देन फोर्थ लेवल पर होते हैं आपके ऑमनीवोर्स। ठीक है, ऑमनीवोर्स। तो इस तरह से हमारी फूड चेन होती है। तो यानी प्रोड्यूसर्स ने जब प्लांट्स को आपने जो पेस्टिसाइड है वो डाला है, तो जब हर्बीवोर्स इसको खाएंगे तो उनको भी पहुंचेगा, उनको जब कार्निवोर खाएंगे तो वो भी उसको ले लेंगे, यानी कि उनके अंदर भी उसका असर जाएगा। और ऑमनीवोर्स जहाँ पर ह्यूमन है वहाँ इसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नंबर 1, आपके जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कैसे होते हैं ये? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सेकंड, बहुत लंबे समय तक ये परसिस्ट करते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, बहुत समय तक ये एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं। थर्ड क्या है, अब जब परसिस्ट कर रहे हैं तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे ट्रॉफिक लेवल में, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन एट हायर लेवल ऑफ फूड चेन। ठीक है ना, ऑफ फूड चेन, राइट। और चूंकि ह्यूमन्स आर एट द लास्ट, या कह सकते हो ह्यूमन्स आर ऑमनीवोर्स, so in humans it is found in a concentrated form, क्योंकि ह्यूमन्स जो होते हैं, एंड फोर्थ में ह्यूमन्स जो होते हैं वो सबसे लास्ट में होते हैं। तो ह्यूमन्स विल हैव द हायर कंसंट्रेशन, विल हैव हायर concentration of these pesticide। ठीक है, of these pesticide, और इसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल, या इट लीड्स टू, लिख सकते हो, इट लीड्स टू बायोमैग्निफिकेशन। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है 26। तो इसके आपके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आपका 1 मार्क इसका मिल जाएगा आपको, और 1 मार्क में आप कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो। पूरा भी लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आज हमने कर लिए हैं आपके सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन, और अब हम लोग जो हैं वो सेक्शन सी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा आपको, ज़रूर से कमेंट करना।